बच्चों एक्सरसाइज 1 सेक्शन सी फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हेन 1 मोल ऑफ गिवन कंपाउंड रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल देन हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2 गैस विल बी रिलीज्ड। ये कंपाउंड की स्ट्रक्चर है। इसमें आपको टोटल एसिडिक H काउंट करने हैं। बेंजीन का H कोई एसिडिक नहीं होता, डबल बॉन्ड का एसिडिक नहीं होता, लेकिन एसिड का H एसिडिक होता है। इसका मतलब ये H एसिडिक है, सोडियम के साथ यहां से H रिलीज होगा। अब H आपको 1 मोल से 1 मोल H एटम्स मिलेंगे। अगर मैं 1 मोल H एटम्स लिखता हूं तो क्या उसको H2 में कन्वर्ट करने पर हाफ मोल H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो यहां पर हाफ मोल एंड इट इज इक्वल टू 11.2 लीटर H2 गैस रिलीज हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन, C4H6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये कोई कंपाउंड है X। इस कंपाउंड की ये 3 केमिकल रिएक्शंस दी हुई हैं। इन तीनों से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या क्या उस स्ट्रक्चर में हो सकता है। ब्रोमीन वाटर टेस्ट पॉजिटिव, ये क्या बताता है? पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। बेयर्स टेस्ट पॉजिटिव, ये भी क्या बताता है? पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा, अनसैचुरेशन होगा। सोडियम मेटल पॉजिटिव, हाइड्रोकार्बन में सोडियम मेटल पॉजिटिव, इसका मतलब एसिडिक H आपको ढूंढना पड़ेगा। तो यहां पर इसके आगे लिखना पड़ेगा आपको एसिडिक और एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट। अब इन तीनों की इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हुए मैं C4H6 में ट्राई करता हूं तो सॉल्यूशन बनाऊंगा। तो सबसे पहले लिखूंगा DU इज इक्वल टू 2 DU है तो एसिडिक हाइड्रोजन का एक चांस है टर्मिनल अल्काइन, तो 4 कार्बन का आप टर्मिनल अल्काइन बना लीजिए। तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये टर्मिनल अल्काइन आंसर हो सकता है क्योंकि इसका ये H sp कार्बन से कनेक्टेड है और ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव कार्बन से कनेक्टेड H एसिडिक नेचर का हो जाता है, इसलिए ये सोडियम के साथ H2 गैस रिलीज करेगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा और पाई बॉन्ड वाले टेस्ट भी देगा। तो इसका आंसर बन जाएगा बच्चों C। अब कुछ स्टूडेंट को इसमें D में थोड़ा बहुत डाउट आ सकता है और इसमें भी ये टर्मिनल अल्काइन है, लेकिन बेटा एक तो इसमें DU3 हो गया और दूसरा इसमें कार्बन 5 हो गया, इसलिए ये आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 3 नंबर पे। उसमें भी फिर कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। C6H10 ब्रोमीन वाटर टेस्ट पॉजिटिव, ठीक है, हमने लिख दिया ब्रोमीन वाटर टेस्ट पॉजिटिव, तो आप लिख दीजिए पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। फिर दूसरा उसने किया ओजोनलाइसिस और ये 3 कार्बन का एक प्रोडक्ट मिला, जबकि कार्बन कितने थे? 6, और 6 से जब 3 का प्रोडक्ट मिलता है तो आपको इसके 2 मोल्स मान के चलने हैं और 2 मोल्स का मतलब मैं 1 मोल यहां पर और ऐड कर देता हूं। अब मैं देखता हूं कि इन दोनों के अगर मैं ऑक्सीजन हटा दूं तो क्या प्रोडक्ट बन सकता है। इसका मैंने देखा बेटा सॉल्यूशन में DU इज इक्वल टू 2, DU 2 है और यहां पर आपको पाई बॉन्ड लगाना है, तो सीधा सीधा आप आंसर लिख सकते हैं पाई बॉन्ड के साथ C ट्रिपल बॉन्ड C, यानी कि ये अल्काइन बन जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। आप चेक कर सकते हैं वापस रिवर्स। ब्रोमीन वाटर टेस्ट यस देना चाहिए, एसिड बनना चाहिए जब आप ओजोनलाइसिस करें, सेम 2 मॉलिक्यूल्स बनने चाहिए एसिड के, इसका मतलब ये सिमेट्रिकल अल्काइन इसके लिए परफेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें ही बोलता है कि एक कंपाउंड A जो कि कुप्रस क्लोराइड के साथ बेसिक मीडियम में रेड प्रेसिपिटेट देता है, तो रेड प्रेसिपिटेट किसका बनता है बेटा? कॉपर के सॉल्ट का बनेगा। तो कॉपर के सॉल्ट के साथ साथ यहां पर अपन एक चीज और देखते हैं कि भाई हाइड्रोकार्बन में ये दूसरा क्या दिया हुआ है, ब्रोमीन वाटर के साथ ये डिकलराइज करता है, मींस डबल बॉन्ड भी होना चाहिए और क्यूप्रस क्लोराइड के साथ टेस्ट भी देना चाहिए। तो यहां पर ऐसा कौन सा है जो टर्मिनल अल्काइन हो सकता है? क्योंकि टर्मिनल अल्काइन का रेड प्रेसिपिटेट ऐसे बन सकता है RC ट्रिपल बॉन्ड C और कॉपर के साथ ये जो बनेगा कंपाउंड, ये कंपाउंड होता है रेड कलर। तो बस इस R की जगह पे आप देख लीजिए कितने कार्बन इसमें हो सकते हैं, तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक ही दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन, तो वो इसके लिए परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं C5। इसमें कोई कंपाउंड A है जो लुकास रिएजेंट के साथ नॉट अप्रिशिएबल बट रिएक्शन हो रही है बहुत स्लो, इसका मतलब इससे हिंट मिलता है कि ये अल्कोहल 1 डिग्री होना चाहिए। टॉलरेंस रिएजेंट के साथ ये व्हाइट PPT देता है, इसका मतलब ये टर्मिनल अल्काइन भी होना चाहिए। अब इन दोनों इंफॉर्मेशन को आप कलेक्टिवली ऑप्शंस में चेक करिए। फर्स्ट नंबर में देखा 2 डिग्री अल्कोहल है तो उसको आप ड्रॉप करिए। सेकंड में देखा 1 डिग्री अल्कोहल है लेकिन टर्मिनल अल्काइन नहीं है, वो बीच में है, उसको भी ड्रॉप करिए। थर्ड ऑप्शन में देखेंगे
टर्मिनल अल्काइन भी है, 1 डिग्री अल्कोहल भी है, तो ऐसा आंसर इसके अंदर आ जाएगा। यानी कि ये ऑप्शन पर डिपेंडेंट है, C ट्रिपल बॉन्ड C, फिर उसके बाद CH2OH। तो ये 1 डिग्री अल्कोहल जो कि बहुत अच्छे से लुकास टेस्ट नहीं देता है, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। बच्चों सेक्शन डी फर्स्ट क्वेश्चन, द ग्रुप रिएजेंट फॉर द टेस्ट ऑफ अल्कोहल इज। अल्कोहल का ग्रुप रिएजेंट होता है जो कि सभी अल्कोहल्स के साथ यूनिफॉर्मली एक ही तरीके से रिएक्शन करे, वो होता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। सबके साथ वो रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, आइदर 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल, इसलिए ए इज द आंसर। द फॉलोइंग 2 कंपाउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय। तो D2 के अंदर देखिए 2 कंपाउंड्स में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स दिए हुए हैं, उनको देख करके आप आंसर कर सकते हो। तो फर्स्ट के अंदर अल्कोहल भी है और एल्डिहाइड भी है। अल्कोहल क्यों बोल रहे हैं अपन, क्योंकि ये sp3 कार्बन से OH डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसलिए आप इसको अल्कोहल बोल रहे हैं। लेकिन जो दूसरा स्ट्रक्चर है उसमें आपको फिनॉल बोलना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बेंजीन के साथ ये कनेक्टेड है और ये कार्बन sp2 हाइब्रिड है। अब दोनों में डिफरेंस हो गया, एक अल्कोहल का टेस्ट दे सकता है और एक फिनॉल का टेस्ट दे सकता है, तो आप यहीं पर ये चेक कर लीजिए। तो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों के लिए यूजलेस है। न्यूट्रल FeCl3, यस न्यूट्रल FeCl3 की अगर मैं बात करूंगा यहां पर तो FeCl3 न्यूट्रल, तो ये वाला नहीं दे पाएगा, ये दे देगा, इसका मतलब इसका आप यूज कर सकते हैं। फिर फेलिंग सॉल्यूशन को चेक कर लेते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड्स नहीं देते हैं, एलिफेटिक वाले देते हैं, तो इसका मतलब इसका भी आप यूज कर सकते हो। फिर देखते हैं सोडियम मेटल, तो सोडियम मेटल में बेटा दोनों के H एसिडिक हैं, वो दोनों दे देंगे, इसका मतलब आंसर में ये दोनों ही आएंगे। तो ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए जिसमें B और C दोनों हैं, तो सेकंड आंसर हो जाएगा। इन दोनों से हम इसको डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं। नाउ D3, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट रिएक्ट विद I2 एंड OH-। इसका मतलब आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात की जा रही है, कौन नहीं करेगा ये बताना है आपको। तो ए के अंदर COCH3 ग्रुप है, आयोडोफॉर्म टेस्ट के लिए रिएजेंट I2 और बेसिक मीडियम, और रिएक्टेंट में होना चाहिए बेटा कीटोन ऐसा जो COCH3 देता हो, या फिर ऐसा ही अल्कोहल भी होना चाहिए जो कि CHOH CH3 देता हो। ये अल्कोहल आइदर 1 डिग्री हो सकता है और 2 डिग्री हो सकता है, बट नॉट 3 डिग्री। 3 डिग्री नहीं होना चाहिए। 1 डिग्री या 2 डिग्री के अंदर CHOH के साथ CH3 अगर साइड में है, कॉर्नर में है, तो फिर ये टेस्ट आयोडोफॉर्म के साथ दे सकता है, आयोडोफॉर्म बना सकता है। चेक करते हैं, ए के अंदर पॉसिबल है, COCH3 दिया हुआ है, बी के अंदर भी COCH3 दिया हुआ है, वही पॉसिबल है। सी के अंदर पॉसिबल नहीं है, उसमें CHO है, ओनली एल्डिहाइड, वो नहीं दे पाएगा। डी के अंदर CH3 CHO दे देगा, तो डी के अंदर यहां आप CH3 लगा दीजिए, CH3 CHO, ये CH3 CHO, तो डी वाला टेस्ट दे सकता है, लेकिन सी वाला नहीं दे पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन D4, द कंपाउंड ए गिव्स फॉलोइंग रिएक्शंस। देखते हैं कौन कौन सी रिएक्शंस देता है कंपाउंड ए। सोडियम मेटल के साथ H2 गैस, इसका फॉर्मूला दिया हुआ है C6H8O2। सोडियम मेटल H2 गैस, हिंट मिल गया, एसिडिक H प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। 2,4-DNP, ये भी पॉजिटिव, येलो प्रेसिपिटेट, इसका मतलब एल्डिहाइड कीटोन प्रेजेंट है। ओजोनलाइसिस, और ओजोनलाइसिस का प्रोडक्ट भी C6 कार्बन का ही है, C6H8O4। यहां ध्यान से देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन रिमेन सेम, इसका मतलब कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। अगर कंपाउंड साइक्लिक होगा तो यहां से ब्रेक होने पर वो ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन का नंबर फिर भी उसमें सेम ही रहेगा। तो यहां पर भी 6 थे और यहां पर भी 6 थे, तो ये कंफर्म हो गया कि ये कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। इसका सॉल्यूशन अगर लिखें तो इसके सॉल्यूशन में अपन देखते हैं, सबसे पहले DU क्या होना चाहिए, तो DU चेक कर लिया, C6H8O2 निकाला आपने, 7 - 4 तो 3DU हो गया। इसका मतलब साइक्लिक भी होगा और 3DU टोटल होना चाहिए। तो आप इसमें ऑप्शन देख करके काम कर सकते हैं। तो ए और बी वैसे रिजेक्ट हो गए क्योंकि ओपन चेन है। तो सी और डी में चेक कर लीजिए, सी और डी में भी बहुत क्लियर
यहां पर डिस्टिंक्शन है कि एक में 6 कार्बन, एक में 7 कार्बन, तो हमारा तो 6 कार्बन का ही आंसर होना चाहिए। तो सीधा सीधा आप लिख सकते हैं कि आंसर इज सी। यहां से हो जाएगा। फिर भी मैं इसमें सी का स्ट्रक्चर अगर देखूं तो सी के स्ट्रक्चर में ये एक साइक्लिक रिंग है। देखिए इसमें एक OH भी लगा हुआ है, मतलब एसिडिक H भी है, डबल बॉन्ड भी है ताकि ये ओजोन लाइसिस भी कर सकता है। एक एक ऑक्सीजन इधर दोनों तरफ आ जाएंगे तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैच कर जाएगा O4 के साथ। 5 नंबर, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड C4H8O2 गिव पॉजिटिव टेस्ट विद NaOH एंड फिनोफ्थलीन। NaOH और फिनोफ्थलीन के साथ होता है, इसका मतलब इसमें होना चाहिए बेटा एस्टर। ठीक है, ये फिनोफ्थलीन को डीकलराइज कर देता है। स्ट्रक्चर ऑफ एक्स विल बी, तो सीधा सीधा है, इसमें तो एस्टर का ही टेस्ट है, तो एस्टर विद 4 कार्बन एटम्स। तो इसमें पहला एसिड है, हटा दीजिए, दूसरा डाइकीटोन है, हटा दीजिए, तीसरा एस्टर है विद 4 कार्बन, तो यस करेक्ट, और 4th नंबर में एस्टर है बट 3 कार्बन का है, तो हमें तो 4 कार्बन को ध्यान में रखना है, इसका मतलब एस्टर इज द करेक्ट आंसर। तो यहां मैं ये कह सकता हूं आपको कि जब भी आप पीओसी के क्वेश्चंस ट्राई करते हैं तो लैब टेस्ट को हमें अच्छे से याद रखना है और एक पेपर पे उस टेबल को बना के भी रखना है जो उसमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के लैब टेस्ट होंगे, और वो टेबल अपने पास हमेशा रेडी रहे, और फिर उसके बाद हम इसको अटेम्प्ट करना शुरू करें। कभी अगर हमें देखने की जरूरत हो तो इमीडिएटली उसको देख लें और एक बार फिर लर्न करके वापस से रीस्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर D6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव स्मेल ऑफ अमोनिया। बहुत ही सिंपल, अब अमोनिया की स्मेल बेसिक मीडियम में हीट करने पर 1 डिग्री अमाइड ही दे सकते हैं, तो यहां पर 1 डिग्री अमाइड्स में से जो भी मिल जाएगा वो इसके लिए परफेक्ट आंसर होगा। तो 1 डिग्री अमाइड में ए इसका आंसर हो जाएगा। तो फिर भी मैं यहां रिएक्शन को लिख के बता देता हूं, CH3 CH2 CONH2। इसमें अगर आपने NaOH के साथ हीट किया है तो ये यहां से ब्रेक होता है, और यहां से ब्रेक होकर के CH3 CH2 COONA प्लस अमोनिया गैस रिलीज हो जाती है, यानी कि इस तरफ आता है OH, इधर आता है H, बाद में ये बेसिक मीडियम है तो H को ये रिप्लेस कर लेता है, तो सोडियम सोल्ट बन जाएगा। तो अमोनिया कब निकल सकती है, जब ये 1 डिग्री अमाइड हमारे पास हो, तब आप निकाल सकते हैं। तो ऐसा एक ही ऑप्शन है। D7 करते हैं। D7 में कहता है विल नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट विद क्लोरोफॉर्म। विल नॉट गिव, बेटा 1 डिग्री वाले तो सब देते हैं, इसका मतलब इसमें 2 या 3 डिग्री वाला अमीन आपको देखना होगा। तो पहला 2 डिग्री अमीन है, वही आंसर हो गया। दूसरा फिर 1 डिग्री है, तीसरा 1 डिग्री है, और चौथा भी 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री अमीन तो सब कार्बाइलामीन टेस्ट देते हैं, बट 2 डिग्री वाला नहीं देगा। तो सीधा सीधा है, इसका आंसर हो जाएगा 2 डिग्री अमाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, D8। पॉजिटिव कार्बाइलामीन टेस्ट इज गिवन बाय, फिर से वही सेम इंफॉर्मेशन, इसका मतलब प्राइमरी अमीन का स्ट्रक्चर हम इसमें से आइडेंटिफाई करें। तो यहां पर देखिए नेम से ही पता लगेगा, एन डाइमेथिल, इसका मतलब एन के ऊपर 2 मैथिल आपने लगा दिए हैं, एनिलीन, वो टर्शरी अमीन हो गया। फिर 2,4 डाइमेथिल एनिलीन, देखो इसमें 2,4 डाइमेथिल एनिलीन, तो पहले एनिलीन बनाया, इसकी 2 और 4 पोजीशन पर आपने मिथाइल लगाए, तो क्या अब इस NH2 को आपको बोलना होगा 1 डिग्री अमीन, तो ये इसके लिए परफेक्ट आंसर होगा। 3rd नंबर में एन मैथिल ओ मैथिल एनिलीन, इसका मतलब ये एन के ऊपर एक मैथिल लगा दिया है तो 2 डिग्री अमीन बन गया, तो ये रिजेक्ट। फिर एन मैथिल एनिलीन, फिर से इसमें एक मैथिल एन पे लगा दिया है तो वो भी रिजेक्ट हो गया है, इसलिए आंसर केवल बी ही होगा, सेकेंड ही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर को ध्यान से देखें। ए रिसर्च स्कॉलर गेट ए मिक्सचर ऑफ 3 प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट विद अमोनिया। इसका मतलब कोई एक अमोनिया से किसी कंपाउंड की रिएक्शन करवाई होगी और उससे आपको कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है। यहां पर कोई भी, जैसे इसमें हैलाइड आप ले सकते हो और हैलाइड की आपने रिएक्शन करवा दी है अमोनिया से, तो इसमें ऐसा बन सकता था कि RNH2 बन जाए, 2 बार रिएक्शन होगी तो R2NH बन जाए, 3 बार रिएक्शन होगी तो R3N बन जाए। इसका मतलब हमारे को मिल सकते थे बेटा 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन, ये तीनों हमको मिल सकते थे। अब इफ प्रोडक्ट 1 H ऑफ अमोनिया इज रिप्लेस्ड, तो बेटा एक ही H रिप्लेस हुआ है अमोनिया का, इसका मतलब 1 डिग्री अमीन है।
इथाइल ग्रुप, ठीक है, इन two hydrogen atoms of ammonia are replaced by ethyl groups and in 3 all the hydrogen atoms are replaced by ethyl group. तो ठीक है, R is equal to ethyl हो गया. अब चेक करते हैं which test he should use to distinguish to or separate the products. सेपरेट भी करना है और डिस्टिंग्विश भी करना है. तो ऐसा टेस्ट हमारे पास होता है बेटा हिंसबर्ग टेस्ट. हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है? इसके अंदर रिएजेंट होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड PHSO2Cl, ये हमारा रिएजेंट होता है. अब इस रिएजेंट से अगर अपन ने रिएक्शन करवाया 1 डिग्री अमीन का, तो 1 डिग्री अमीन का जब रिएक्शन करवाएंगे तो यहां पर HCl निकलने के बाद इसमें से एक HCl निकाल दीजिए, H और Cl. HCl निकलने के बाद जो कंपाउंड बनता है उसमें नाइट्रोजन पर एक हाइड्रोजन अभी भी बाकी है. तो ये बेसिक मीडियम में यानी NaOH डालने पर सॉल्युबल हो जाता है. एसिड बेस रिएक्शन करके ये सॉल्ट बना लेगा और ये सॉल्युबल कंपाउंड बना लेता है. लेकिन अगर मैंने ये 2 डिग्री लिया होता R2NH और फिर यही सेम रिएक्शन की होती तो इसका हाइड्रोजन पहले ही निकल गया है. अब पहले ही निकल गया तो यहां पर जो कंपाउंड बनेगा R2NSO2PH, इसके पास कोई एसिडिक H नहीं है. तो ये फिर जब आप NaOH डालेंगे तो NaOH के अंदर सॉल्युबल नहीं होगा, ये कंपाउंड होगा इनसॉल्युबल. और तीसरा अगर मैंने लिया 3 डिग्री तो इसके पास एक भी H नहीं है, तो स्टार्टिंग में रिएक्शन नहीं होगी. इसका सीधा सीधा मीनिंग है कि इसमें हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज करके हम इनको डिस्टिंग्विश तो कर ही सकते हैं, लेकिन साथ के साथ इनको सेपरेट भी कर सकते हैं, क्योंकि 1 डिग्री वाला जब रिएक्शन कर लेगा और उसके बाद वो बेस में सॉल्युबल हो जाएगा तो उसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं. 2 डिग्री वाला बच जाएगा जो कि इनसॉल्युबल है, और ये पहले वाले बीकर में बच जाएगा जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है. इस तरीके से ये 3 अलग अलग बीकर्स में 1, 2, 3 डिग्री अमीन हमारे को मिल जाएंगे. तो सेपरेशन भी इसमें पॉसिबल हो पाएगा. बच्चों D10 पर आ गए. C5H12O 2 रिएक्शन दिए हुए हैं, सोडियम के साथ पॉजिटिव, मतलब हाइड्रोजन निकल रही है, मतलब एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए, और ल्यूकास रिएजेंट के साथ इंस्टेंट इमीडिएट रिएक्शन करता है. इसका मतलब 3 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए. तो आप C5 कार्बन का 3 डिग्री अल्कोहल सिर्फ चेक कर लीजिए. तो C5 कार्बन का 3 डिग्री अल्कोहल अगर मैं बनाता हूं तो 3 डिग्री अल्कोहल सिर्फ एक ही बन सकता है. यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन है और ये 3 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा. तो यही इसका केवल एक अकेला आंसर हो पाएगा. इसमें एक्टिव हाइड्रोजन भी है और 3 डिग्री अल्कोहल भी है. 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोड्यूस एफर्सेंस विद सोडियम बाइकार्बोनेट. इसका हिंट आप लोग सिर्फ याद रखें, जितने भी एसिड्स सोडियम बाइकार्बोनेट से CO2 देते हैं उन सब की एसिडिक स्ट्रेंथ H2CO3 से ज्यादा होनी चाहिए. H2CO3 से ही क्यों ज्यादा होनी चाहिए? क्योंकि H2CO3 का जो सॉल्ट है वही सोडियम बाइकार्बोनेट है. इसमें से एक H माइनस करके सॉल्ट बना लीजिए, यही सोडियम बाइकार्बोनेट है. तो इस एसिड से जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं वो सब रिएक्ट कर जाएंगे और रिएक्ट करने के बाद CO2 गैस रिलीज होगी. तो यहां पर जो CO2 गैस देने वाले हैं उसमें सल्फोनिक एसिड देगा डेफिनेटली. बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग, बेंजोइक एसिड इज अगेन स्ट्रॉन्ग, और पिक्रिक एसिड इज ऑल्सो वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड. तो ऑल आर करेक्ट, ऑल गिव्स CO2 गैस. D12, a compound is heated with zinc dust and ammonium chloride followed by addition of the Tollens reagent, formation of silver mirror. तो ये कौन से ग्रुप की टेस्ट को रिप्रेजेंट करता है? तो बेटा यहां पर अगर मैं नाइट्रो ग्रुप लेता हूं तो नाइट्रो ग्रुप की रिएक्शन लिखिए. तो ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये जिंक के साथ सबसे पहले RNO, एक ऑक्सीजन कम हो गया, मतलब इसका रिडक्शन हो जाता है. तो पहली स्टेप में जिंक की प्रेजेंस में बेटा रिडक्शन हुआ. अब इसके बाद जब आप टॉलरेंस रिएजेंट डालते हैं तो टॉलरेंस रिएजेंट में Ag+1 होता है. तो Ag+1 के साथ ये रिएक्शन करके ये रिड्यूस हो जाएगा, सॉरी ये रिएक्ट कर जाएगा और Ag इसके अंदर रिड्यूस हो गया, सॉरी उल्टा हो गया, यहां पर ये रिडक्शन हुआ था NHOH और ये ऑक्सीडेशन हुआ N+O और ये रिडक्शन कंप्लीट. तो Ag का जब रिडक्शन होता है तो Ag+1 से 0 में आता है. 0 में आता है तो प्योर सिल्वर, तो यहां पर सिल्वर का मिरर बन जाएगा या ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट इसमें आ जाएगा. तो जिंक से होता है रिडक्शन और AgNO3 से होता है इसका ऑक्सीडेशन, सिल्वर का रिडक्शन. तो ये कंपाउंड बनेगा. इसका मतलब
NO ग्रुप, NO2 ग्रुप होना चाहिए, तो NO2 ग्रुप का ये लैब टेस्ट है। 13 नंबर, कौन सा ऐसा लेबोरेटरी टेस्ट है जो 1 पेंटाइन और 2 पेंटाइन को डिस्टिंग्विश कर सकता है? तो बेटा 1 पेंटाइन के अंदर टर्मिनल अल्काइन है और 2 पेंटाइन में इंटरनल है। जब आप टॉलरेंस रिएजेंट से करेंगे तो Ag+ से ये टर्मिनल वाला एक प्रेसिपिटेट बनाता है जिसका कलर आता है व्हाइट, जबकि इंटरनल वाला इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है और किसी भी तरीके की प्रेसिपिटेट नहीं आती है। तो कंफर्म है कि हमें डालना चाहिए टॉलरेंस रिएजेंट या फिर क्यूप्रस क्लोराइड। दोनों में से हम किसी का भी यूज करें, टर्मिनल अल्काइन दोनों के साथ प्रेसिपिटेट बना लेता है। तो ये दोनों इसके लिए परफेक्ट आंसर हो सकते हैं, इसमें सिर्फ फर्स्ट आंसर होगा। अगला है लुकास रिएजेंट इज, हम सब जानते हैं लुकास रिएजेंट क्या होता है, एनहाइड्रस ZnCl2 और साथ में कॉन्सेंट्रेटेड HCl, ये दोनों मिलाकर के जो एक कंपाउंड बनाते हैं उस कंपाउंड को अपन बोल देते हैं लुकास रिएजेंट। यानी कि HCl के साथ एक और लुईस एसिड हम मिला देते हैं, जिंक क्लोराइड, ये हो जाता है बेटा लुकास रिएजेंट। अब बात करते हैं बच्चों हम सेक्शन ई की। तो सेक्शन ई स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 1 का सेक्शन ई क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन द लेसाने टेस्ट वन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स रेड कलर विद FeCl3। FeCl3 के साथ रेड कलर वही दे सकता है बेटा जिसके अंदर SCN थायोसाइनेट ग्रुप हो। ये FeCl3 लिया आपने, अब इसके अंदर FeSCN होल थ्राइस, ये होता है बेटा रेड कलर। ये जो रेड कलर कंपाउंड बना है इसमें S भी है और N भी है, तो ऐसा कोई कंपाउंड होना चाहिए जिसमें कार्बन प्लस सल्फर प्लस नाइट्रोजन तीनों एलिमेंट हों, और तीनों एलिमेंट होंगे तो सोडियम के साथ फ्यूज करने पर ये वाला सॉल्ट बनाएगा। तो मैं चेक कर लेता हूं, फर्स्ट में सल्फर ओनली, सेकंड में थायोयूरिया, इसमें देखो कार्बन भी है, सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है, इसका मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर सी के अंदर ओनली हेलोजन, नहीं हो पाएगा, और लास्ट के अंदर ओनली सी और एन, वो भी नहीं हो पाएगा। तो हमें चाहिए बेटा सल्फर प्लस नाइट्रोजन विद कार्बन, तभी आप रेड कलर इसमें मिल सकता है। E2 लेसाने टेस्ट इज यूज इन द क्वालिटेटिव एनालिसिस टू डिटेक्ट। तो लेसाने टेस्ट अपन किस किस के लिए यूज कर सकते हैं, उसमें सोडियम के ही सॉल्ट बनते हैं, तो हम नाइट्रोजन के लिए भी यूज कर सकते हैं, सोडियम साइनाइड बनाता है। सल्फर के लिए सोडियम सल्फाइड, और कंबाइंड दोनों के लिए थायोसाइनेट। अगर हेलोजन के लिए तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, ये भी बना सकता है। तो इन सब के डिटेक्शन में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो यहां पर नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, फास्फोरस चारों आ जाएंगे बेटा, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर सभी आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, द कंपाउंड दैट डज नॉट गिव द ब्लू कलर इन लेसाने टेस्ट। तो ब्लू कलर किसका आता है बेटा, नाइट्रोजन की वजह से। तो ये जो प्रूशन ग्लू बनता है उसमें नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ साइनाइड। तो साइनाइड जिसमें बन सकता है वो सब इसके पॉसिबल आंसर होंगे। तो बेटा कार्बन नाइट्रोजन किस किस में है, ए में है, बी में भी है, अमाइड दिया हुआ है, सी में नहीं है बेटा, सी के अंदर इसने हाइड्राजीन दिया हुआ है, इसमें देखो कार्बन तो है ही नहीं। अगर इसको मैं सोडियम के साथ एक भी करूंगा तो यहां NaCN बनने का कोई चांस नहीं है। इसका मतलब जब साइनाइड नहीं बनेगा तो फिर प्रूशन ब्लू कलर भी नहीं मिलेगा। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन फ्यूज्ड विद सोडियम मेटल देन इट फॉर्म्स। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को जब फ्यूज करेंगे तो उसके अंदर हमको मालूम है NaCN ही बनता है, तभी तो वो प्रूशन ब्लू कलर देता है। तो सोडियम साइनाइड बनना चाहिए, तो बी आंसर हो जाएगा। E5 द सोडियम एक्सट्रैक्ट ऑफ एन अरोमेटिक कंपाउंड ऑन एसिडिफिकेशन विद एसिटिक एसिड एंड एडिशन ऑफ लेड एसीटेट सॉल्यूशन गिव्स ए ब्लैक प्रेसिपिटेट। यानी कि इसके अंदर आप एसिटिक एसिड डाल रहे हो लेड एसीटेट के साथ, और ऐसा कौन सा है जो एलिमेंट इसको डिटेक्ट करने में हेल्प कर सकता है। तो बेटा मैं इसके लिए लिख सकता हूं यहां पे, ये जो 4 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 5 नंबर क्वेश्चन है, अगर मेरे पास Na2S होता और इसके अंदर मैं अगर लेड एसीटेट मिला रहा होता तो मुझे PbS का ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलता। तो ये सल्फर की वजह से मिलता। तो यहां पर ब्लैक प्रेसिपिटेट सल्फर की वजह से मिल सकता है, जो कि लेड सल्फाइड बनता है ब्लैक कलर का। तो आंसर में सल्फर इसका परफेक्ट आंसर होना चाहिए। हेलो एवरीवन, आज का हमारा फिर से एक नया लेक्चर, और इस नए लेक्चर में हम स्टार्ट वापस कंटिन्यूशन से कर रहे हैं, स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन एंड POC। इसके हम 4 लेक्चर्स ऑलरेडी कर चुके हैं, ये नेक्स्ट 5th और 6th लेक्चर, तो ये 6th लेक्चर में हम आ गए। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ अमीन्स। तो अमीन्स के मेन 4 टेस्ट होते हैं बच्चों।
पहला टेस्ट कार्बिल अमीन टेस्ट, बहुत ही पॉपुलर टेस्ट है कार्बिल अमीन टेस्ट। इसमें कार्बल अमीन ही बनता है और उसी के नाम पर यह टेस्ट रखा गया है। कार्बिल अमीन मींस आइसोसाइनाइड। इसके लिए रिएजेंट यूज करना होता है क्लोरोफॉर्म और KOH। KOH की जगह हम NaOH बेस भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि NaOH यस। ऑब्जर्वेशन में बैड स्मेल ऑफ आइसोसाइनाइड, इसमें जो स्मेल आती है वो काफी बदबूदार है। रिजल्ट, अगर ये टेस्ट परफॉर्म होता है और आइसोसाइनाइड बनता है, तो आइसोसाइनाइड बनता है तब हम बोलेंगे कि इसमें 1 डिग्री अमीन सैंपल में प्रेजेंट था। बात करते हैं सेकंड टेस्ट की, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। इसका रिएजेंट होगा कार्बन डाइसल्फाइड और HgCl2। इस रिएक्शन से मस्टर्ड ऑयल की स्मेल आती है और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है वो आइसोथायोसाइनेट बनता है, RNCS, आइसोथायोसाइनेट। ये कंपाउंड भी सिर्फ 1 डिग्री अमीन को ही रिप्रेजेंट करता है, मींस सैंपल में 1 डिग्री अमीन प्रेजेंट होगा। अब बात करते हैं हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट रिएजेंट होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी PHSO2Cl। ये तीनों अमीन्स के साथ डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस देता है। 1 डिग्री अमीन के साथ इसकी ऑब्जर्वेशन होती है, जो कंपाउंड यहां बनने वाला है वो कंपाउंड बेस में सॉल्युबल होगा, क्योंकि 1 डिग्री अमीन में 2 नाइट्रोजन होते हैं। एक हाइड्रोजन इसके साथ रिएक्ट करता है, एक हाइड्रोजन बेस के साथ रिएक्ट करता है और यह सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, तब हम बोल सकते हैं कि यह 1 डिग्री अमीन होगा। अगर मैं इसके अंदर देखता हूं कि कंपाउंड बना और बेस में इनसॉल्युबल है, तो फिर हम बोलेंगे कि वो 2 डिग्री अमीन होगा। और अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, मतलब नाइट्रोजन के साथ कोई H नहीं है, तो फिर वो 3 डिग्री अमीन हो सकता है। इसका मतलब ये टेस्ट 2 काम करता है, अमीन्स को आइडेंटिफाई करता है और अमीन्स को डिस्टिंग्विश भी करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एज वेल एज इससे हम अमीन्स का सेपरेशन भी कर सकते हैं। जो यहां पर सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी दिखाई दे रही है वो इसके सेपरेशन में यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट टेस्ट, 4th नंबर, सोडियम नाइट्राइट टेस्ट मींस NaNO2H+। H+ आप ले सकते हो, HCl, H2SO4, एसिटिक एसिड और भी हम एसिड्स इसमें यूज कर सकते हैं। मीडियम एसिडिक होना चाहिए। इसके लिए हम देखेंगे हर डिग्री ऑफ अमीन के लिए कुछ डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस आती हैं। फर्स्ट, 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन्स। 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन्स को जब हम रिएक्ट करवाते हैं तो इसके अंदर N2 गैस रिलीज होती है। उसका देखो केमिकल रिएक्शन यहां लिखा है मैंने, RNH2। 1 डिग्री अमीन NaNO2HCl से रिएक्शन करने के बाद ये NH2 ग्रुप N ट्रिपल बॉन्ड N+ में कन्वर्ट होता है और यहां पर इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही कम है, इसलिए ये N2 गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। और जब ये बाहर निकल जाएगा तो R बचता है, वो वाटर से मिलके अल्कोहल बना लेता है, तो इसमें अल्कोहल और N2 गैस रिलीज होंगे। तो 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन की ऑब्जर्वेशन है, N2 गैस एंड अल्कोहल मिलता है। 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स। 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स में एक डिफरेंस आएगा कि ये बीच वाले स्टेप पर रुक जाएगा, तो इसमें मिलेगा हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन साथ में है और N ट्रिपल बॉन्ड N मींस डाइएजोनियम और क्लोराइड आयन होगा। ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, एरोमेटिक होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो ये मॉलिक्यूल बच जाएगा और इस रिएक्शन यहीं रुक जाएगी। देखिए रिएक्शन लिखा हुआ है PHNH2 मींस एनिलीन हमने लिया, दैट इज 1 डिग्री। सेम रिएक्शन NaNO2HCl डालने पर लो टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड डाइएजोनियम सॉल्ट बनेगा और बिकॉज ऑफ एरोमेटिक ये स्टेबल है, तो स्टेबल होने की वजह से ये मॉलिक्यूल यहीं पर ही रुक जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 2 डिग्री। 2 डिग्री आइदर एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों के लिए सेम ही केस होगा। मैंने जब रिएक्शन की तो इसके अंदर एक स्टेप आती है जिसमें येलो लिक्विड बनता है, तो येलो ऑयली लिक्विड बनता है और उस लिक्विड का नेम होगा N नाइट्रोसोअमीन। ये रिएक्शन यहीं रुकेगा और येलो लिक्विड देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सेकेंडरी अमीन है। अगर प्राइमरी अमीन होगा तो हमें कुछ डिफरेंट चीजें दिखाई दे रही हैं। लास्ट 3 डिग्री अमीन्स के साथ अगर रिएक्शन किया तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, इसका मतलब किसी भी तरीके का ऑब्जर्वेशन या चेंज हमें दिखाई नहीं देता है। तो हमने टोटल अमीन्स के कितने टेस्ट देखे बेटा? 4 टेस्ट देखे। पहला टेस्ट था कार्बाइल अमीन टेस्ट, 1 डिग्री अमीन्स केवल देते हैं, 2, 3 नहीं देते हैं। दूसरा हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, वो भी सिर्फ 1 डिग्री देते हैं, 2 और 3 डिग्री अमीन्स नहीं देते हैं। तीसरा हिंसबर्ग रिएजेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके अंदर 1 डिग्री से प्रोडक्ट बनेगा, वो सॉल्युबल होगा बेस में।
2 डिग्री से प्रोडक्ट बनेगा वो इनसॉल्युबल होगा बेस में, 3 डिग्री से कोई प्रोडक्ट नहीं बनता है। और लास्ट में पढ़ा हमने सोडियम नाइट्राइट टेस्ट। तो टोटल 4 टेस्ट हैं, आपको ये इंफॉर्मेशन लर्न करके रखनी है ताकि हम इसके क्वेश्चंस अच्छे से कर सकते हैं। हेलो, यस, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, 2 and 3 डिग्री अमीन्स डू नॉट गिव कार्बालामीन टेस्ट, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, ये दोनों टेस्ट नहीं देंगे। हिंसबर्ग रिएजेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसका यूज है अमीन्स को आइडेंटिफाई करने में और अमीन्स को सेपरेट करने में। ये अमीन्स के सॉल्यूशन को सेपरेट भी कर सकता है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि 1 डिग्री अमीन का प्रोडक्ट सॉल्युबल होता है बेस में, 2 डिग्री का इनसॉल्युबल होता है और 3 डिग्री रिएक्शन ही नहीं करता है। तो अगर मेरे को तीनों अमीन का मिक्सचर एक साथ दे दिया जाए तो मैं उसमें बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड डाल के और बेस डालने के बाद अगर उसको फिल्टर करता हूं तो 1 डिग्री अमीन उसमें से बाहर निकल जाएगा। अब मिक्सचर में 2 और 3 बचेंगे, फिर वो जो बचा हुआ मिक्सचर है उसमें जो कंपाउंड रिएक्ट कर गया है वो 2 डिग्री होगा, उसे हम सेपरेट कर लेंगे, और जो रिएक्ट ही नहीं किया वो कंपाउंड 3 डिग्री होगा। इस तरीके से मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, विच कैन गिव कार्बाइलामीन टेस्ट। तो अभी हमने बोला कि ये 2-3 डिग्री तो नहीं देते हैं लेकिन प्राइमरी अमीन देता है। तो इसमें से आपको प्राइमरी अमीन आइडेंटिफाई करने हैं। तो पहले के अंदर NH2 लिखा हुआ है और सेकेंडरी ब्यूटाइल है, तो बताइए ये प्राइमरी अमीन को रिप्रेजेंट करता है या सेकेंडरी अमीन को? अगर ये प्राइमरी अमीन को रिप्रेजेंट करता है तो आंसर होना चाहिए। तो NH2 ग्रुप रिप्रेजेंट्स द 1 डिग्री प्राइमरी अमीन, इसलिए हम बोलेंगे कि ये इसके लिए सुटेबल होगा। अगेन NH2 ग्रुप दिया हुआ है, मींस अमीन इज प्राइमरी, कार्बन इज टर्शरी बट अमीन इज प्राइमरी, तो ये भी टेस्ट देगा। तो जहां भी हमको NH2 दिखाई देगा उसको हम बोलेंगे कि ये प्राइमरी अमीन है। कार्बन किसी भी तरीके का कनेक्टेड हो बट प्राइमरी अमीन्स ये टेस्ट देते हैं। अब यहां देखते हैं, कार्बन सब ऐसे प्राइमरी जैसे हैं लेकिन नाइट्रोजन पर 3 कार्बन है, मींस ये डिग्री ऑफ अमीन्स कौन सा बोला जाएगा? इट इज 3 डिग्री अमीन, तो ये टेस्ट नहीं दे सकता। अगेन हम बात करते हैं PHNSCH3, मींस एक कार्बन बेंजीन वाला और एक कार्बन मिथाइल वाला इससे कनेक्टेड है, ग्रुप में NH है। NH का मतलब ये अमीन कौन सा होता है बच्चों? 2 डिग्री अमीन, तो 2 डिग्री अमीन भी ये टेस्ट नहीं देते हैं। अब बात करते हैं E, क्या इसके अंदर NH2 ग्रुप, यहां पर सिर्फ एक ही कार्बन है, बाकी चेन में कुछ भी हो, बट ये अमीन कैसा है? 1 डिग्री, इसका मतलब 1 डिग्री ये टेस्ट देंगे, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे वो एलिफेटिक में हो, ये दोनों टेस्ट देंगे। लेकिन 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन ये टेस्ट नहीं देते हैं। अब हम अगले टेस्ट की बात करेंगे, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और टेस्ट का नाम है एजो डाई टेस्ट। इससे हम अल्टीमेटली एक डाई का प्रोडक्शन करते हैं और वो डाई सिंथेटिक फैब्रिक और फाइबर को कलर करने में यूज की जाती है। तो एजो डाई टेस्ट में फर्स्ट रिएजेंट सोडियम नाइट्राइट एसिडिक मीडियम यूज किया जाएगा और सेकंड रिएजेंट बीटा नेफ्थोल इन बेसिक मीडियम यूज किया जाएगा। बीटा नेफ्थोल नेफ्थलीन के बीटा पोजीशन पर OH, इसको हम बोलते हैं बीटा नेफ्थोल। केमिकल रिएक्शन देखेंगे, इसकी केमिकल रिएक्शन भी आपको लर्न करनी है, इसका मतलब इसकी केमिकल रिएक्शन पे हम स्टार लगा लेते हैं। एरोमेटिक 1 डिग्री अमीन हमने लिया NNO2H+, इसके साथ बनेगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, और बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट यहाँ एरोमेटिक है, स्टेबल है, ये नेक्स्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। बीटा नेफ्थोल बेसिक मीडियम में जब हम रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करने पर जो कंपाउंड बनता है उसमें नेफ्थोल की अल्फा पोजीशन पर ये डाइजोनियम कनेक्ट हो जाता है, और कनेक्ट होने से जो कंपाउंड बनता है वो ऑरेंज रेड कलर का कंपाउंड बनता है, और इसके अंदर N डबल बॉन्ड N एजो ग्रुप है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑरेंज रेड एजो डाई, जो कि फाइबर को फैब्रिक को कलर करने में यूज की जाती है। यहां पर हमने इसकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो लिख दिया है, एजो डाई टेस्ट इज गिवन बाय ओनली 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स, नॉट बाय एलिफेटिक अमीन्स। बच्चों कुछ अब क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। विच कैन गिव एजो डाई टेस्ट? आंसर्स चेक करिए। E 1 डिग्री अमीन है बट ये एरोमेटिक है या एलिफेटिक, ये अपने को फाइंड करना है। तो यहां ये CH2 यानी sp3 कार्बन के साथ कनेक्टेड है, तो इस वाले को हम बोलेंगे कि ये किस टाइप का अमीन माना जाएगा? एलिफेटिक। तो एलिफेटिक एजो डाई टेस्ट देते हैं या नहीं देते हैं? तो ये नहीं देता है, इसलिए इसको हम कैंसिल कर देते हैं। नाउ सेकेंड नंबर,
इसको देखने से ही पता लग रहा है कि ये 2 डिग्री एरोमेटिक अमीन है, तो 2 डिग्री वाले नहीं देते हैं, कैंसिल कर दीजिए। नाउ सी एंड 3 बेंजीन रिंग कनेक्टेड है, तो ये कौन सा डिग्री है? 3 डिग्री, तो 3 डिग्री भी नहीं देते हैं। इसका मतलब हमको डिग्री और एलिफेटिक एरोमेटिक का डिफरेंस सिर्फ आइडेंटिफाई करना है इन टेस्ट को यूज करने के लिए। नाउ डी के अंदर एरोमेटिक है और ये 1 डिग्री भी है, हम बोल सकते हैं कि ये टेस्ट देगा, तो इसका आंसर सिर्फ केवल डी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अमीन्स ऑफ C4H9N विच कैन गिव कार्बाइल अमीन टेस्ट। C4H9 की जगह हम लिख लेते हैं C4H11N। इतने अमीन्स कौन से होंगे जो कार्बाइल अमीन टेस्ट देंगे? तो सबसे पहले आप इसके बारे में बताइए कि ये 1 डिग्री होता है या 2 डिग्री के लिए या 3 के लिए। तो ये सिर्फ 1 डिग्री के लिए ही वैलिड होता है, तो 1 डिग्री के लिए वैलिड होता है, इसका मतलब मुझे सिर्फ 1 डिग्री अमीन ही इसमें आइडेंटिफाई करने हैं। तो 1 डिग्री अमीन के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूं C4H9NH2। क्या ये 1 डिग्री अमीन का फॉर्मूला बन जाएगा? अब आप लोगों ने स्ट्रक्चर आइसोमर्स काउंट किए थे, C4H9 के टोटल स्ट्रक्चर्स कितने बनते हैं? इट इज 4, तो आंसर इसका 4 होगा, बट मैं उसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं 4 कैसे होगा। 4 कार्बन का एक चेन हो सकता है स्ट्रेट चेन, एन ब्यूटेन चेन में 2 पोजीशंस हो सकती है, फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन, तो 2 अमीन यहां से मिल सकते हैं। अब बात करते हैं अपन आइसोब्यूटीन में भी टोटल 2 पोजीशंस हो सकते हैं। फर्स्ट कार्बन यहां भी आप 1 डिग्री बना सकते हैं और सेकंड कार्बन यहां भी आप 1 डिग्री बना सकते हैं। सो टोटल 1 डिग्री अमीन्स हमने देखा C4H9NH2 से 4 बनते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टोटल अमीन्स ऑफ C8H11N विच कैन गिव एजोडाई टेस्ट। अब एजोडाई टेस्ट कौन देता है ये हमें पता होना चाहिए। तो एजोडाई टेस्ट के लिए हिंट क्या बन जाएगा? इट इज 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन्स। तो 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन बनाने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब आपको एरोमेटिक के लिए बेंजीन ड्रॉ करना है और 1 डिग्री के लिए NH2 ड्रॉ करना है। अब आप चेक करिए इसमें रिमेनिंग कितने कार्बन हाइड्रोजन अभी हमारे पास बाकी हैं। तो मुझे लगता है कि सिर्फ 2 कार्बन अभी हमारे पास बाकी हैं, तो C2 और H5 हमारे पास बाकी है। तो हम C2H5 का यूज करने की कोशिश करते हैं। तो C2H5 से हम यहां पर 3 जगह C2H5 लगा सकते हैं, ऑर्थो, पैरा, मेटा, ऐसे इसके 3 पोजीशंस हो सकते हैं। तो 3 यहां से बन जाएंगे, ऑर्थो, मेटा, पैरा। अब मैं इसको अगर मिथाइल में कन्वर्ट करूं तो इसके कितने मिथाइल बन सकते हैं? तो टोटल 2 CH3 इसके बन सकते हैं, मैं इसमें 2 CH3 का यूज कर सकता हूं। तो 2 CH3 का यूज अगर मैं करता हूं यहां पर CH3 एंड CH3 ग्रुप, तो इसका यूज करने के लिए लोकेशंस कितनी होगी? तो इसको अगर मैं यहां पर 1 से स्टार्ट करता हूं नंबरिंग, तो हम इसके पोजीशंस ट्राई करते हैं। 2-3 पोजीशंस पर हो सकता है, 2-4 पोजीशंस पर हो सकता है, 2-5 पोजीशन पर हो सकता है एंड 2-6 पोजीशन पर हो सकता है। इसके अलावा आप 2 वाले सारे कॉम्बिनेशंस कंप्लीट हो गए, तो अब मैं चेक करता हूं 3-4 पर हो सकता है, 3-5 पर हो सकता है। 3-6 अगर मैं लूंगा तो वो 2 के सिमिलर हो जाएगा, तो उसको हम छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं देखता हूं तो मैं 4 अगर यूज करूंगा तो 4 के साथ इधर जाता हूं तो ये भी 3 के जैसा हो जाएगा, ऊपर जाता हूं तो ये भी 2 के जैसा हो जाएगा। इसका मतलब 4 के साथ कोई कॉम्बिनेशन एक्स्ट्रा हमें नहीं मिल रहे हैं। सो टोटल काउंट करने का तरीका होगा कि इसमें 2 मिथाइल को हम कैसे यूज करें, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, फिर 3-4, 3-5, तो टोटल कॉम्बिनेशन हो जाएंगे बच्चों 6। तो यहां पर 6 इससे मिल जाएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो 3 हमें इथाइल से मिले और 6 मिथाइल से मिले, तो टोटल इसका आंसर हो जाएगा 9। तो ये स्ट्रक्चर आइसोमर्स काउंट करने का सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है, क्वेश्चन बन जाएगा। विच पेयर इज डिस्टिंग्विश्ड बाय हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। फिर से हमने ये यूज किया हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, मींस ये किसके लिए यूज होता है? 1 डिग्री अमीन के लिए यूज होता है। तो हम यहां बात करते हैं कि 1 डिग्री अमीन इसमें से कौन है और कौन नहीं है, उस पेयर को ये डिस्टिंग्विश करने में यूज किया जा सकता है। देखिए ए मिथाइल अमीन 1 डिग्री है और यहां पर डाई मिथाइल अमीन इट इज 2 डिग्री, तो इसको ये डिस्टिंग्विश कर देगा, इसके साथ टेस्ट पॉजिटिव, इसके साथ टेस्ट नेगेटिव होगा। अब बात करते हैं ये 2 डिग्री अमीन और ये 3 डिग्री अमीन, तो इसके लिए ये यूजलेस है,
इसमें ये यूज नहीं हो पाएगा। फिर यहां देखते हैं इट इज 3 डिग्री अमीन और ये प्राइमरी अमीन, तो इसके लिए यूज कर पाएंगे। और मैं एक ऑप्शन और लिखता हूं इसके सामने, सपोज मैंने लिखा एन सेकेंडरी ब्यूटाइल अमीन एंड एन ब्यूटाइल अमीन, क्या ये इसको डिस्टिंग्विश कर पाएगा? सेकेंडरी ब्यूटाइल एंड एन ब्यूटाइल अमीन, तो ये दोनों ही प्राइमरी अमीन है, इसलिए दोनों एक जैसा रिएक्शन देने वाले हैं। तो उस रिएक्शन के बाद दोनों से सेम प्रोडक्ट बनेगा आइसोथायोसाइनेट, जिसकी स्मेल होती है मस्टर्ड ऑयल जैसी स्मेल, तो वो दोनों में आने वाली है, तो हम पता नहीं लगा पाएंगे। इसका मतलब इनको ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है। बच्चों अब लास्ट में कुछ टेस्ट बचे हुए हैं, उनकी हम बात करेंगे। टेस्ट ऑफ एस्टर्स। एस्टर्स को हम दो तरीके से पहचान सकते हैं। एस्टर में फ्रूटी स्मेल आती है, तो पहला चीज हम किसी भी बॉटल को ओपन करें और उसमें से फ्रूटी स्मेल आ रही है तो हमें डाउट होगा कि इसमें एस्टर हो सकता है, तो ये फ्रूटी स्मेलिंग लिक्विड्स होते हैं। तो पहला टेस्ट फ्रूटी स्मेल देख के किया जाएगा। सेकंड, एस्टर की NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं और एक इंडिकेटर का यूज करते हैं, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर हम यूज करेंगे। और फिनोफ्थलीन इंडिकेटर का कलर कौन सा होता है? पिंक कलर होता है। और ये पिंक कलर जैसे ही उससे हम टाइट्रेट करते हैं तो डिसअपियर होता है, डीकलराइज होता है और एस्टर एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका ये दूसरा रिएक्शन या दूसरा टेस्ट बोल सकते हैं। तो एस्टर के हम दो तरीके से टेस्ट कर सकते हैं, फ्रूटी स्मेल या NaOH फिनोफ्थलीन के साथ रिएक्शन करवाने पे कलर डीकलराइज होना चाहिए। ये दो इसके टेस्ट हो जाएंगे। नाउ टेस्ट ऑफ अमाइड। तो टेस्ट ऑफ अमाइड के लिए हम जब NaOH या KOH के साथ हीट करते हैं तो उसमें से अमोनिया गैस रिलीज होती है और अमोनिया गैस की स्मेल पंजेंट स्मेल होती है, जो कि नोज पे या किसी भी वाटर वाले पार्ट पर, मॉइस्चर वाले पार्ट पर ये रिएक्ट करता है तो वहां पर आपको बर्निंग सेंसेशन देता है। आईज में, नोज में, लिप्स पर इसकी सेंसेशन बर्निंग जैसी होती है। तो यहां हमें कंफर्म हो जाता है कि ये अमाइड होगा। लास्ट एक और है टेस्ट ऑफ नाइट्रो ग्रुप। NO2 ग्रुप का हम टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो NO2 ग्रुप के लिए दो स्टेप में केमिकल रिएक्शन करते हैं। जिंक अमोनियम क्लोराइड, तो ये पहले बनता है RNHOH, हाइड्रोक्सिल अमीन बोलेंगे इसको, और हाइड्रोक्सिल अमीन की रिएक्शन टॉलरेंस रिएजेंट से करते हैं, जो हम पहले भी 2 बार यूज कर चुके हैं। टॉलरेंस रिएजेंट से रिएक्शन करने पर ये बनता है RNO, और टॉलरेंस रिएजेंट वाला जो पार्ट होता है वो सिल्वर में कन्वर्ट होता है, प्योर सिल्वर। प्योर सिल्वर मीन्स सिल्वर मिरर के फॉर्म में या ब्लैक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा। और इस टेस्ट का नाम क्या है? मुलिकन बार्कर्स टेस्ट। तो नाइट्रो ग्रुप के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? मुलिकन बार्कर टेस्ट। कितने स्टेप में होता है? 2। जिंक अमोनियम क्लोराइड, उसके बाद टॉलरेंस रिएजेंट, तो लास्ट में मिलेगा आपको Ag का ब्लैक प्रेसिपिटेट या सिल्वर मिरर। इस तरीके से हम इनके लैब टेस्ट कंफर्म करने के लिए कर सकते हैं और मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइटल पे शिफ्ट करते हैं, एलिमेंट डिटेक्शन। ये बिल्कुल अब नेक्स्ट टाइटल पे आ गए हैं। इसमें हम सिर्फ यह पहचान करेंगे कि किसी सैंपल में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं। अगर वो ऑर्गेनिक सैंपल है तो डेफिनेटली कार्बन तो उसमें होना ही है। अब कार्बन के अलावा उसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजन इस टाइप के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो उनमें से कौन कौन सा एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उसको हम यहाँ आइडेंटिफाई करते हैं। तो आइडेंटिफाई करने के लिए पहला प्रोसीजर होता है लेसाने टेस्ट। लेसाने टेस्ट किसके लिए यूज होता है? नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन एलिमेंट्स में से अगर कोई भी प्रेजेंट है तो इस टेस्ट से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो लेसाने टेस्ट हम प्रोसीजर देखते हैं। इसके 2 स्टेप हम यूज करेंगे। पहला स्टेप 1, प्रिपेयर लेसाने सॉल्यूशन और लेसाने एक्सट्रैक्ट। तो लेसाने एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर करने का तरीका क्या होता है बच्चों, कि हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे। ये इग्निशन ट्यूब होती है, बहुत ही पतली सी ट्यूब होती है। इसमें जो ऑर्गेनिक सैंपल आपको दिया गया है उसका कुछ अमाउंट यहां पर ले लीजिए। साथ में सोडियम मेटल सॉलिड होता है और इसके पीस 1-2 इसके अंदर डाल दिए जाते हैं। डालने के बाद इसको रेड हॉट, बिल्कुल इतना गर्म कर लिया जाता है बर्नर पे कि वो रेड हॉट हो जाए। जैसे ही वो रेड हॉट होगा उसको हम डिस्टिल वाटर की एक बीकर में ब्रेक कर देंगे।
उसको डाल देंगे, वो गर्म होगी तो उसमें डालने से वो ब्रेक हो जाएगी, ब्रेक होने से उसके अंदर जो भी कंपाउंड था वो वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। इसको हम फिल्टर कर लेते हैं और फिल्टर करने के बाद जो हमारे पास आता है उसको हम बोलते हैं लेसाने एक्सट्रैक्ट या लेसाने सॉल्यूशन। इस लेसाने सॉल्यूशन में क्या चेंजेस हुए हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्गेनिक सैंपल में कार्बन के अलावा नाइट्रोजन अगर है तो इसके अंदर हमें मिलने वाला है NaCN, ये सॉल्ट बनेगा। तो नाइट्रोजन की टेस्टिंग साइनाइड के फॉर्म में की जाएगी, तो इसके लिए हम साइनाइड का टेस्ट यूज करेंगे। अगर उसमें सल्फर होता है तो Na2S सोडियम सल्फाइड बनता है, ये भी आयन है, मेटल और नॉन मेटल। अगर उसके अंदर सल्फर प्लस नाइट्रोजन दोनों ही प्रेजेंट है तो NaSCN सोडियम थायोसाइनाइड बनता है। तो सोडियम थायोसाइनाइड बनेगा, उसका हम टेस्ट कंफर्म करेंगे और अगर ये टेस्ट कंफर्म करता है तो इसमें पता लगेगा कि सल्फर नाइट्रोजन दोनों ही प्रेजेंट है। अगर इसमें हेलोजन है तो इसमें हेलोजन का सॉल्ट बन जाएगा NaX। हेलोजन कौन कौन से ले सकते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहां पर X की जगह पर हो सकता है ClBrI। NaCl में Cl आयन की टेस्टिंग होगी, NaBr में Br आयन की टेस्टिंग होगी और आयोडीन के साथ आयोडीन की टेस्टिंग होगी। और अगर फास्फोरस है तो फास्फोरस के साथ ये फॉस्फेट बनता है, सोडियम फॉस्फेट Na3PO4, ये बनेगा। अब स्टेप 1 में हमको ये आयनिक कंपाउंड्स मिल गए। बेसिक काम हमने क्या किया है, ऑर्गेनिक सैंपल के कोवेलेंट कंपाउंड को हमने सोडियम के साथ हीट करके फ्यूज करके और हमने आयनिक कंपाउंड्स बना लिए हैं। अब इन आयनिक कंपाउंड्स में आयन की टेस्टिंग की जाएगी। एग्जांपल के तौर पे मैं पहला आयन लेता हूं, सपोज NaCN। ये टेस्टिंग किसके लिए होगी? नाइट्रोजन के लिए। इसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ये साइनाइड का टेस्ट देना चाहिए, और अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है तो ये साइनाइड का टेस्ट नहीं देना चाहिए। तो साइनाइड का जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है उसमें पहली स्टेप FeSO4 मिलाया जाएगा। FeSO4 के बाद FeCl3 आयंस मिलाए जाएंगे, इसमें कुछ मीडियम एसिडिक किया जाता है। FeCl3 आयन के बाद यहां जो कंपाउंड बनेगा उसमें देखिए आप Fe4 FeCN6 होल थ्राइस, ये कॉम्प्लेक्स बना है जो कि काफी बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसमें आयरन दो तरीके से है, एक की वैलेंसी +3 है, एक की वैलेंसी +2 है। +3 वाले को बोलते हैं फेरिक और इसको बोलते हैं फेरस। तो इसके नेम में आएगा फेरी फेरस साइनाइड। फेरिक फेरस साइनाइड को थोड़ा शॉर्ट में लिखा जाता है फेरी फेरो साइनाइड, और इसका कलर होता है बच्चों प्रूशियन ब्लू, बहुत ही शाइनी ब्लू कलर होता है, प्रूशियन ब्लू कलर। अगर ये प्रूशियन ब्लू कलर मिलता है और फेरी फेरोसाइनाइड बनता है तो हम बोल सकते हैं कि साइनाइड आयन इस सॉल्यूशन में है, और साइनाइड आयन तभी आते हैं जब इसमें नाइट्रोजन होता है। तो इस टेस्ट के पॉजिटिव आने पर कंफर्म हो जाता है कि यहां पर सैंपल जो भी लिया गया था उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। अब बात करें सल्फर की, सोडियम सल्फाइड बना था, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है लेड एसीटेट से, और लेड एसीटेट से रिएक्शन करवाने पर लेड सल्फाइड का ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलता है। तो ब्लैक प्रेसिपिटेट कंफर्म करता है कि इसमें सल्फाइड था, और सल्फाइड कंफर्म करता है कि सैंपल के अंदर सल्फर प्रेजेंट थी। इससे ये कंफर्म हो जाएगा। तो पहला टेस्ट हमने नाइट्रोजन के लिए लगाया, FeSO4 FeCl3 और फेरी फेरोसाइनाइड बना। दूसरा टेस्ट हमने लगाया सल्फर के लिए, लेड एसीटेट और लेड सल्फाइड का प्रेसिपिटेट बना। अब हम तीसरे टेस्ट की बात करते हैं जिसमें दोनों सैंपल में प्रेजेंट हो, नाइट्रोजन भी हो और सल्फर भी हो। तो सोडियम थायोसाइनेट जो यहां पर था उसको FeCl3 से रिएक्ट करवाते हैं और FeSCN होल थ्राइस बनता है, जिसका बिल्कुल हमारे ब्लड जैसा कलर होता है, ब्लड रेड कलर। अगर वो ब्लड रेड कलर का सॉल्यूशन मिलता है तो कंफर्म हो जाएगा कि नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है और सल्फर भी प्रेजेंट है। तो हम इंडिपेंडेंट भी पता लगा सकते हैं और कंबाइंड भी पता लगा सकते हैं, लेकिन अगर वो कंबाइंड होगा तो ये वाला कंबाइंड टेस्ट ही आएगा, इंडिपेंडेंट टेस्ट इसमें नहीं आएंगे। और अगर दोनों नहीं है तो फिर इनके टेस्ट इंडिपेंडेंट होंगे। लेसाने टेस्ट में नेक्स्ट बेटा आता है हेलोजेंस। हेलोजेंस में NaX जो हमारे को आयनिक कंपाउंड मिला था उसे AgNO3 से रिएक्ट करवाते हैं। AgNO3 सॉल्यूशन से रिएक्ट करने पर AgX का प्रेसिपिटेट मिलता है। AgX में हमारे पास 3 हैलाइड हैं, अलग अलग हो सकता है, AgCl, AgBr और AgI। तो अगर मैं बात करूं व्हाइट PPT तो AgCl का व्हाइट PPT बनता है, और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल भी होता है, यानी कि कंफर्म के बाद भी रिकंफर्म किया जा सकता है।
व्हाइट पीपीटी बने और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद वो उसमें डिसॉल्व हो जाए, सॉल्युबल हो जाए, तो बिल्कुल हम कंफर्म कह सकते हैं कि सैंपल में क्लोरीन प्रेजेंट था। अब बात करते हैं, अगर ये येलोइश प्रेसिपिटेट बनता है तो ये AgBr होगा, येलोइश व्हाइट प्रेसिपिटेट, और ये पार्शियल सोल्यूबल होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड में। तो हमें कलर से अगर कहीं डाउट हो जाए तो हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल के कंफर्म कर सकते हैं। तो कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, पार्शियल सोल्यूबल होना चाहिए, 100% डिसॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर इसमें AgI बना होता तो AgI का कलर बिल्कुल परफेक्ट येलो कलर ही होता है और ये बिल्कुल भी सॉल्युबल नहीं होता, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डालने पर ये डिसॉल्व नहीं होता। इसका मतलब ये किस चीज को कंफर्म करता है, ये आयोडीन को कंफर्म करेगा। तो AgX में AgCl व्हाइट पीपीटी अमोनियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल, AgBr येलोइश व्हाइट पार्शियल सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, AgI येलो एंड परफेक्टली इनसॉल्युबल इन NH4OH। तो यहां हम हैलोजन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब बचता है फास्फोरस। फास्फोरस से हमको कंपाउंड मिला था फॉस्फेट, तो सोडियम फॉस्फेट हमने लिया, इसको हम HNO3 से रिएक्शन करवाते हैं। HNO3 से रिएक्शन करवाने के बाद ये फॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हुआ और फिर इसमें डालते हैं अमोनियम मोलिब्डेट। तो H3PO4 में अमोनियम मोलिब्डेट जब डाला जाएगा वही मीडियम एसिडिक रहेगा। तो यहां हमको एक स्पेशल कंपाउंड मिलता है जो कि व्हाइट येलो कलर का कंपाउंड होगा और इसको बोलेंगे अमोनियम फोस्फोमोलिब्डेट, अमोनियम फोस्फोमोलिब्डेट, जिसका व्हाइट येलो प्रेसिपिटेट अगर आया तो कंफर्म है कि इस सैंपल में कौन सा एलिमेंट होना चाहिए, फास्फोरस। तो लसाना एक्सट्रैक्ट से बच्चों हमने किस किस को आइडेंटिफाई कर लिया, नाइट्रोजन साइनाइड के फॉर्म में, सल्फर सल्फाइड के फॉर्म में, नाइट्रोजन सल्फर बोथ, ये HCN थायोसाइनेट के फॉर्म में, हेलोजन AgX के फॉर्म में, AgCl AgBr AgI, और फास्फोरस सोडियम फॉस्फेट के फॉर्म में। अब इनके हमने सबके कंफर्मेटरी टेस्ट लगा लिए और अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आते हैं तो एलिमेंट कंफर्म हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बच्चों कार्बन और हाइड्रोजन के आइडेंटिफिकेशन की। अगर सैंपल में कार्बन हाइड्रोजन है तो उसको कैसे कंफर्म किया जाए, उसको हम क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ सैंपल को हीट करेंगे। अगर सैंपल में कार्बन हुआ तो फिर CO2 गैस बननी चाहिए और CO2 गैस बनेगी तो उसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पास करवाते हैं। उस गैस को डायरेक्टली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के क्लियर सॉल्यूशन से पास करते हैं तो वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट की व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाती है। अगर ये बन गया तो कंफर्म हो गया कि CO2 है और CO2 है इसका मतलब सैंपल में कार्बन होना चाहिए। अगेन अगर मैंने उसी सैंपल में CO के साथ जब गर्म किया तो साथ में वाटर वेपर्स भी बनेंगे, क्योंकि अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है H2O में, H2O में कन्वर्ट हुआ तो H2O को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उस वाटर वेपर्स को प्योर कॉपर सल्फेट के अंदर से पास करते हैं। जो कॉपर सल्फेट का सॉलिड क्रिस्टल होता है वो व्हाइट या कलरलेस जैसा दिखाई देता है और उसमें से पास करेंगे तो वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है और वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो उसके साथ ये कॉपर सल्फेट .5H2O का हाइड्रेटेड कंपाउंड बनता है और हाइड्रेटेड कंपाउंड का कलर ब्लू कलर होता है। तो अगर इसमें कॉपर सल्फेट से वो वेपर्स पास की जाएं, ब्लू कलर मिल जाए तो कंफर्म है कि सैंपल में हाइड्रोजन भी होगा। इस तरीके से बच्चों हमने सैंपल में हर एलिमेंट को आइडेंटिफाई कर लिया है। आइडेंटिफाई करने के दो तरीके थे, एक था लेसाने टेस्ट, उसमें हमने नाइट्रोजन सल्फर, नाइट्रोजन प्लस सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को आइडेंटिफाई किया था और क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हीट करके हम कार्बन और हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो ये हमारा एलिमेंट डिटेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब मैं इस पूरे टॉपिक से मिक्स्ड एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, देखता हूं कि आपने कितना लैब टेस्ट याद किया हुआ है और उसको हम इस क्वेश्चन से जज करेंगे। चलिए बच्चों, डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो पहले मैं बता दूं आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन का मीनिंग क्या है। मीनिंग ये है कि आपके पास दो कंपाउंड के सैंपल होंगे और उन दोनों सैंपल पे कोई लेबल नहीं है, लेकिन ये पता है कि ये सैंपल कौन कौन से बॉटल से आए हैं। अब आपको उन दोनों पे चेक करके आइडेंटिफाई करना है और वो नेम लिखना है जिस बॉटल से वो लिए गए थे। ठीक है, घर में अगर हम देखें तो हमारे पास बहुत सारे किचन में ऐसे खाने की चीजें होती है जिसमें हम लेबल नहीं लगाते, लेकिन
घर पे काम करने वाले लोग, मम्मी, उनको पता होता है कि किस बॉक्स में, किस डब्बे में क्या चीज रखी हुई है। सपोज कर लीजिए व्हाइट पाउडर वहां पर 5 डब्बों में रखे हुए हैं, अब उनको पता है, लेकिन मैं अगर किसी दिन अचानक जाता हूं तो मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसमें से कुछ चीज टेस्ट करके देख सकता हूं कि ये शुगर है या सॉल्ट है या कोई और चीज है, तो मेरे को उनका टेस्ट का आइडिया है। लेकिन केमिकल लैब में ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। वहां पर कोई चीज आपको अपने ऊपर टेस्ट नहीं करनी है, वहां पर वो केमिकल लैब में एक्सपेरिमेंट के थ्रू चेक किया जाएगा, जहां पर कि हम अपने हाथ को और अपने आप को बचा के रखते हैं, कोई चीज टच नहीं करते हैं। तो फिर यहां पर हम केमिकल टेस्ट यूज करेंगे। तो मैंने लिखा यहां पर ए, इसके अंदर एक कीटोन ए साइक्लिक है, एक कीटोन साइक्लिक है। अब आपको ये डिस्टिंग्विश करना है कि ये कौन से कीटोन टेस्ट ट्यूब ए में है, कौन सा टेस्ट ट्यूब बी में है। तो मैं चेक करूंगा कि इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है। तो बच्चों COCH3 का हमने एक टेस्ट पढ़ा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, और वो टेस्ट था आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो बच्चों हम इसमें आयोडोफॉर्म टेस्ट मतलब आयोडीन और बेस डालेंगे। जिस टेस्ट ट्यूब में येलो प्रेसिपिटेट दिखाई दे वो ये वाला कीटोन होना चाहिए, और जिसमें ना दिखाई दे वो ये वाला कीटोन होना चाहिए। तो इसका मतलब टेस्ट ट्यूब में हमने डिस्टिंग्विश कर लिया, लेबल लगा देंगे कि ब्यूटेनॉन किस में है और साइक्लोब्यूटेनॉन किस में है। कंफर्म हो जाएगा कौन सा टेस्ट से, आयोडोफॉर्म टेस्ट से। 2,4-DNP दोनों के लिए कॉमन है, उसका हम यूज नहीं कर सकते। बी ऑप्शन। बच्चों एक दिया हुआ एसिटल्डिहाइड, एक दिया हुआ एसीटोन। देखिए ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, तो आपको स्पेसिफिक एल्डिहाइड के टेस्ट मालूम है, वो टेस्ट आप यहां लगा सकते हो। इस टेस्ट ट्यूब में वो सब पॉजिटिव होंगे, इसमें वो सब नेगेटिव होंगे। तो वो कौन कौन से टेस्ट थे जो इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं? क्या हमने टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट बोला था, फेलिंग टेस्ट बोला था, बेनेडिक्ट टेस्ट बोला था और शिफ्ट टेस्ट बोला था। सारे टेस्ट लगेंगे और इसमें पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव होंगे। लेकिन अगर कुछ कॉमन टेस्ट की बात करें तो क्या आयोडोफॉर्म टेस्ट ये एसीटोन देने वाला है एज वेल एज ये भी देने वाला है, तो उसका यूज नहीं कर सकते। 2,4-DNP भी दोनों देने वाले हैं, तो उसका भी यूज नहीं कर सकते। तो हम ऐसा कोई टेस्ट यूज नहीं करेंगे जिसमें या तो दोनों टेस्ट यस पॉजिटिव हो या दोनों टेस्ट नो नेगेटिव हो। हम सिर्फ ऐसा रिएजेंट यूज करेंगे जिसमें एक पॉजिटिव आना चाहिए और एक नेगेटिव आना चाहिए। चलिए सी ऑप्शन, 1 डिग्री एरोमेटिक अमीन, 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन। तो अगर हम एरोमेटिक एलिफेटिक को डिस्टिंग्विश करना चाहते हैं तो हम एजोडाई टेस्ट का यूज करेंगे, और बाकी टेस्ट हमने कोई भी लगाया तो वो इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। जैसे कार्बिलामिन टेस्ट यूजलेस, दोनों देंगे। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट दोनों देंगे, एंड हिंसबर्ग टेस्ट वो भी दोनों देंगे। और दोनों टेस्ट बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, तो उससे हम पता नहीं लगा पाएंगे। तो सिर्फ हमारे पास एक ही टेस्ट होगा इसमें, वो कौन सा होगा बच्चों? एजोडाई टेस्ट। उससे हम इसको डिस्टिंग्विश करेंगे, फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में फर्स्ट इज एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और सेकंड इज एस्टर। तो यहां हम एसिड का टेस्ट लगा सकते हैं, एक तो लिटमस टेस्ट लगा सकते हैं, और बेस्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट का यूज करें। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट एसिड के साथ रिएक्ट करता है बट एस्टर के साथ रिएक्ट नहीं करता। इसमें CO2 गैस बबल्स के साथ रिलीज होगी, इफ ऑफ सेंस बनेंगे, एस्टर में नहीं बनेंगे। चलिए ई, दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल एंड 1 डिग्री अल्कोहल। तो 3 डिग्री अल्कोहल एंड 1 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे पास दो टेस्ट हैं। एक टेस्ट विक्टर मेयर टेस्ट, विक्टर मेयर टेस्ट, इसमें 1 डिग्री अल्कोहल रेड कलर देता है, 2 डिग्री ब्लू कलर देता है, और 3 डिग्री में कोई कलर नहीं आता। मींस यहां अगर वो रेड कलर दिखा रहा है और यहां नो रिएक्शन आ रही है तो वो इसको डिस्टिंग्विश कर देगा। और दूसरा ल्यूकास टेस्ट। सो ल्यूकास टेस्ट में 3 डिग्री अल्कोहल इमीडिएट क्लाउडीनेस देता है, इमीडिएट प्रेसिपिटेट देता है, बट 1 डिग्री में ऐसा बहुत ही स्लो होता है, आधा घंटे या उससे भी ज्यादा टाइम लगता है। तो यहां हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दो डिफरेंट टेस्ट से, विक्टर मेयर टेस्ट एंड ल्यूकास टेस्ट। एफ, इसमें एक अल्काइन है और वो भी टर्मिनल है, और इसमें एक एल्डिहाइड है। ये अल्काइन दो टेस्ट दे सकता है, एक तो टॉलरेंस टेस्ट जिसके साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट, और एक क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट, रेड प्रेसिपिटेट। यहां पर क्यूप्रस क्लोराइड लगाते हैं तो रेड कलर आ जाएगा, जबकि इसमें नो रिएक्शन। अगर टॉलरेंस करते हैं तो यहां व्हाइट और यहां पर ब्लैक आता है। इसका मतलब दोनों टेस्ट का यूज कर सकते हैं क्योंकि कलर डिफरेंट है। तो इसमें हमने दो टेस्ट यूज कर लिए, टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट और
क्यूप्रस क्लोराइड टेस्ट, उससे पता लग जाएगा। फिर आगे आपके पास टर्मिनल अल्काइन और नॉन टर्मिनल अल्काइन, तो इसके लिए हम डायरेक्टली ये दोनों टेस्ट लगा सकते हैं, जिससे कि ये दोनों पॉजिटिव होगा और इसके लिए दोनों नेगेटिव होगा। बट इसमें ब्रोमीन वाटर का यूज नहीं कर सकते बिकॉज वो दोनों के लिए ही पॉजिटिव होता है। लास्ट देखते हैं अपने पास प्राइमरी अमीन और एक प्राइमरी अमाइड। तो अमीन के टेस्ट हम यहां यूज कर सकते हैं, कार्बाइल अमीन टेस्ट, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट, वो इसको आइडेंटिफाई कर देगा, हिंसबर्ग टेस्ट। बट अगर मैं अमाइड के साथ बात करता हूं तो ये सिर्फ वो टेस्ट देता है जो कि बेसिक मीडियम में गर्म करने पर अमोनिया गैस रिलीज करता है, जबकि ये ऐसा नहीं करता है। तो हम यहां पर 3 टेस्ट का यूज कर सकते हैं जो इसके लिए पॉजिटिव है और एक टेस्ट ऐसा जो इसके लिए पॉजिटिव है। तो टोटल हम 4 डिफरेंट टेस्ट यहां पर यूज कर सकते हैं। जो अब आपको इसके जो क्वेश्चंस हैं शीट में वो होमवर्क में करने होंगे। ठीक है, थैंक यू।